What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है ये। प्रसन्न रहने के दो उपाय इन्होंने बताए हैं और ये दो उपाय कई महान व्यक्तियों के द्वारा भी बताए गए हैं। गौतम बुद्ध जी के द्वारा भी बताए गए हैं, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा भी बताए गए हैं और ये काफ़ी अच्छे से इनको इम्प्लीमेंट अगर किया जाएगा तो इनके प्रैक्टिकल रिजल्ट में निकल के आते हैं। क्या है आखिर वो दो उपाय? सबसे पहला तो है कि अपनी एक्सपेक्टेशन कम करो। मतलब कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो सारी एक्सपेक्टेशन अगर आप जितनी ही कम कर दोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी खुशी बढ़ती चली जाएगी। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक्सपेक्टेशन अपनी कम करते जाओ, खुशी आप लोगों की बढ़ती जाएगी और जरा सा भी अगर आप लोगों को मिलेगा ना, फिर आप लोगों को खुशी होनी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं पर भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने रिलेशन में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कम कर दो तो सामने वाला थोड़ा सा भी अच्छे से रेस्पॉन्स करेगा तो आप हमेशा खुश रहेंगे। दूसरी बात क्या बोली गई है? दूसरी बोली गई है कि परिस्थितियों के साथ में तालमेल बना के रखना। देखिए हम क्या करने लगते हैं, मान लीजिए किसी इंसान के साथ में हम लोगों ने रहना स्टार्ट किया तो उसे अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करने लगते हैं। तो कभी भी किसी इंसान को अपने हिसाब से न बदले, ठीक है। सिचुएशन को संभले और दोनों ही मिलके थोड़ा सा चीजों में, वो नहीं कहते ढल जाना चीजों में, कुछ आप करो कुछ वो करो, तो मिलजुल कर काम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ना कि उसको इस तरीके से देखना कि सारी चीजें मेरे हिसाब से चले, और वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी को भी देखो तो बॉडी में भी अगर देखा जाए तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। मुंह तक आप खाना पहुंचाते हैं, उसके बाद में जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, खाना पचता है 6 घंटे के लगभग टाइम में। तो जो आप ओनली क्या करते हैं, मुंह तक खाना तो पहुंचा देते हैं, उसके बाद का प्रोसेस भी आप लोगों के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं कि कितना आपके हाथ में है। आप लोग सो जाते हैं, सोने के बाद में कंप्लीट जो बॉडी होती है वो आपके माइंड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। आपका उसमें कुछ भी हाथ नहीं होता, आप तो आराम से सो रहे होते हैं। तो आपके हाथ में है क्या? तो कुछ भी नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी परिस्थिति है उनमें तालमेल रखने की कोशिश कीजिए, तो अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय कर पाएंगे आप लोग अच्छे से। और अगर उसमें उंगली करते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ओके। तो इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी लाना लाइफ में। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा लाइफ में। आज 10 अगस्त है, देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमको द हिंदू के डिस्कस करने हैं। यहां पर ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर इन सब एग्जामों के लिए। अगर फोकस दूं मैं यूपीएससी पर, तो यूपीएससी के एग्जाम के लिए यहाँ पर ये डॉक्टर गौरव सर के द्वारा, महिपाल सर के द्वारा और भूमिका मैम के द्वारा तैयार किए गए हैं। और अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप इनको भी खरीद सकते हैं और यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में है। और ये वेबसाइट है, यहाँ पर इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है, गुजरात में अभी इलेक्शन हुए राज्यसभा सीट के लिए और वहां पर अहमद पटेल जीत के आ गए हैं, जो कि काफी अच्छे मेंबर हैं कांग्रेस के, और जिसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा रस्साकसी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि उसके बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये अमित शाह को दिखाया गया कार्टून की फॉर्म में, यहाँ पर गुब्बारा फुला रहे हैं और फूट गया गुब्बारा, पटेल निकल गया है अंदर से। तो यहाँ पर ये कांग्रेस, वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, तो किसी काम का नहीं है। ये आर्टिकल स्टार्टिंग में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया इन्होंने। इजराइल के कुछ बातें बताई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल की विजिट पर गए, इजराइल की विजिट पर जाकर उन्होंने एक पॉलिसी बहुत ज्यादा शिफ्ट देखने को मिला पॉलिसी में। पर फिर इसके आगे आगे जैसे चलना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा आगे चलते ही आर्टिकल को कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। सोचा, मुझे लगा अच्छा आर्टिकल होगा, पर लेकिन कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया आगे चल के इन्होंने, और इसको बीजेपी वर्सेज कांग्रेस आर्टिकल बना दिया और वही हिंदुत्व और दुनियादारी डिस्कस करनी स्टार्ट कर दी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी काम का नहीं है। ये नेक्स्ट वाला आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड है। काफी अच्छा आर्टिकल एक्सप्लेन किया गया है। आप पहले एक बार मैप देख लीजिए तो चीजें आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। अगर आप लोगों को पहले दूसरा वाला मैप, एक मिनट, ये वाला मैप देखिए, ये यहाँ पर आप लोगों को इंडिया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर आप लोगों को इंडिया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हो गया पाकिस्तान और यहाँ पर हो गया अफगानिस्तान। ये कंप्लीट, अगर यहाँ पर मैं इसको दिखाऊं आप लोगों को, ये इस पोर्शन की हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी। अब इसको थोड़ा जूम करके हम लोग देखते हैं। ये हो गया जूम करके, यहाँ पर इंडिया हो गया, ये हो गया यहाँ पे पाकिस्तान और ये हो गया यहाँ पर अफगानिस्तान। देखिए अगर नॉर्मल हमारे पाकिस्तान के साथ में रिलेशन अच्छे हो जाएं तो वाकई में आप लोग बोलेंगे कि ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि अलादीन का चिराग मिल जाना दोनों कंट्रियों के लिए। मैं ओनली इंडिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर दोनों आपस में मिलजुल कर काम करें तो इतनी ज्यादा सिमिलरिटी है, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है, क्योंकि आखिर पार्ट तो एक ही थे ना अब तक, अभी तो अलग हुए हैं कुछ दिनों पहले ही। तो इस तरीके से अगर मिलकर काम करने लगे तो बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी इस एरिया में आ जाएगी। पर लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ये ऐसा तो हो ही नहीं पाता है, बल्कि इसकी चक्कर में जो कि पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं, दूसरी कंट्री के साथ में भी, जो दूसरी वेस्टर्न कंट्री है उनके साथ में भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बीच में आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान पर कंप्लीट फोकस हमारा होने जा रहा है। अफगानिस्तान देखिए आप लोग देखकर चले तो यहाँ पर लैंडलॉक कंट्री है, सारी तरफ से यहाँ पर ये कंट्रियों से टच हो रखा है,
ठीक है, कितनी कंट्री टच कर रही है चारों तरफ को अफगानिस्तान को, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान, और अभी अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ दिनों पहले हार्ट ऑफ एशिया समिट हुई थी। कहां पर? ये दिसंबर में हुई थी, लगभग हुई थी कहां पर? अमृतसर में हुई थी। थीम क्या थी इस हार्ट ऑफ एशिया समिट की? सीधा सीधा मतलब ये था, हार्ट ऑफ एशिया क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि देखिए एशिया के कहीं ना कहीं बीचों बीच आ रहा है ये, और सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है यहाँ पर। तो इसको कंट्रोल अगर किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं एशिया का जो हार्ट है, जो दिल है, उसको सुकून मिलेगा। इसी के नाम पे इससे रिलेटेड जो अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए जो चीजें स्टार्ट की गई हैं उसको हार्ट ऑफ एशिया बोला जाता है। उससे रिलेटेड जो भी समिट होती है, तो अभी अमृतसर में हुई कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पर, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ पे कई सारी बातें वहां पर डिस्कस की गई, और उन डिस्कशन में एक था, वो क्या था? कनेक्टिविटी बिटवीन अफगानिस्तान एंड द इंडिया। देखिए अगर नॉर्मल कनेक्टिविटी की मैं यहां पर बात करूं तो बीच में आ जा रहा है पाकिस्तान, तो रोड से कनेक्टिविटी होना तो पॉसिबल नहीं है। अगर इधर आप लोग देखकर चले तो ये वाला एरिया ये ऑक्युपाइड है किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। तो डायरेक्टली भी हम वैसे अफगानिस्तान से कनेक्ट नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऑक्युपाई कर रखा है। लेकिन हमारा जो कनेक्शन है वैसे अफगानिस्तान से है, बाउंड्री का देखा जाए अगर हम पूरा अपना एरिया काउंट करें तो वैसे अफगानिस्तान के साथ में बाउंड्री टच करती है, पर लेकिन जो पाक ऑक्युपाइड एरिया को अगर हम हटा दें तो फिर टच नहीं करती है। तो इसलिए जमीन से अगर हम अफगानिस्तान से कनेक्ट होना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सीधे सीधे अब दो रास्ते बच गए अफगानिस्तान से कनेक्शन करने के। कौन कौन से रास्ते बन गए? एक तो बच गया ये रास्ता, कौन सा? हम ईरान में, आप लोगों को पता है, कई बार डिस्कस कर चुका हूं, चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं हम लोग, तो चाबार पोर्ट की लोकेशन ये है, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? एक तो हो गया ये वाला रूट, आप लोग बोल सकते हैं, यहां पर देखिए दूसरा मैप आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये वाला देखिए, चाबार पोर्ट यहां पर डेवलप कर सकते हैं हम इनके साथ में, और फिर अपने कांदला पोर्ट जो कि गुजरात में है यहाँ पर, इसके साथ में इसको कनेक्शन कर सकते हैं, इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कनेक्ट करने का। दूसरा क्या है? दूसरा है एयर के द्वारा, मतलब दूसरा है हवाई जहाज के द्वारा हम लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं अफगानिस्तान में जाने के। तो जो ये वाला एरिया है इस पे तो हम वर्क कर ही रहे हैं, चाबार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। और अभी हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो अभी गए भी थे यहाँ पर ईरान में, जब जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने शपथ ली थी, तो उसके शपथ समारोह में गए भी थे और कुछ डिस्कशन भी किया इससे रिलेटेड कि जल्दी से जल्दी इस पर और जल्दी से काम स्टार्ट किया जाए। वो एक दूसरा इशू है, पर लेकिन आज जो बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं एयर कॉरिडोर की। तो जब हमारे यहाँ पर अमृतसर में समिट हुई, ठीक है ना, जो रिलेटेड टू हार्ट ऑफ एशिया जिसको बोला जाता है, वहां पे जो यहाँ के प्रेसिडेंट है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर बात की कि देखिए हम लोगों को कनेक्टिविटी बनानी है, एयर कॉरिडोर बनाना है। मतलब जो यहाँ से चीजें भेजी जाएंगी इधर से इधर, जो भी एक दूसरे से मतलब एयर ट्रेड किया जाएगा वो एयर के थ्रू करना स्टार्ट करते हैं पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद में कनेक्टिविटी देखिए यहाँ से बढ़ाई जा सकती है। ये मजार शरीफ हो गया यहाँ पे, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे एरिया हैं जिनको कनेक्ट करने की बात चल रही है और इंडिया वर्क कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया इस पे वर्क कर रहा है और इसको बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि इसको यहां से कनेक्ट किया जाए डायरेक्ट चाबार पोर्ट से, और फिर आराम से यहां से पानी के थ्रू यहां पर ले जाया जा सके। तो वो कनेक्टिविटी में हम वर्किंग प्रोसेस में है, पर लेकिन अभी उस पर वर्क ढंग से नहीं हो पा रहा है, अभी चीजें चल रही हैं। कई सारे इशू और भी आ रहे हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ईरान के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं खट्टे होते हुए नजर आ रहे हैं। कई इशू जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे ड्यू टू द डोनाल्ड ट्रंप का भी उसमें इशू आ रहा था निकले, कल ही हमने डिस्कस किया ये कंप्लीट आर्टिकल। तो अभी जो कॉरिडोर की बात चल रही है, एयर कॉरिडोर की बात चल रही है, उसी पे अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है जस्ट। और इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात यह है, एक तो होता है कि हम किसी को बोले कि आप ये काम कर दीजिए, ठीक है, कि हम आइए चलिए एयर कॉरिडोर बनाते हैं, क्या पता सामने वाले की मर्जी हो या ना हो, पर लेकिन यहाँ पे अपोजिट है बिल्कुल। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने खुद बोला था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कि हम एयर कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब तो उनकी तो इच्छा बहुत ज्यादा है, और अगर उनकी इच्छा इस तरीके से, तो हम उनको सपोर्ट करना हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं शांति बनी रहे, ठीक है। तो उसके लिए भी एक तरीके से देखा जाए तो बात क्या आती है निकल के, हमने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रखे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे हेरात डैम, देलाराम हाईवे, और भी कई तरीके के यहाँ पर इनको कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर पार्लियामेंट भी बनाई थी। तो मतलब हम बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्ट वे में बैकग्राउंड में पूछा जाए तो चाबार पोर्ट भी हम कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान है उसको सी से कनेक्ट करने के लिए इस पर वर्क भी किया जा रहा है। तो कई सारे इससे फायदा होंगे। इसके बाद में हम आगे भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे एरिया में भी, अगर एक बार ये बनकर तैयार हो जाता है तो हम लोग देखिए यहाँ से डायरेक्ट अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं जाकर, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तो कजाकिस्तान हो गया, ये भी काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं जहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल है कंट्री, तो इनको भी हम लोग यहां से कनेक्ट करके फिर अपनी कंट्री में लेकर आ सकते हैं। तो ट्रेड की काफी अच्छी यहां पर संभावनाएं हो जाएंगी आगे आने वाले टाइम में, अगर चाबार पोर्ट हम अच्छे से डेवलप कर पाते हैं और चाबार पोर्ट को हम अपने कंट्रोल में रख पाते हैं तो, ठीक है। ये तो लगता है अब यहां पर क्वेश्चन मार्क, जो मैंने आप लोगों को कल डिस्कस किया था, क्योंकि ईरान भी आज की डेट में थोड़ा खट्टा नजर होता हुआ आ रहा है, और वो आगे आने वाले टाइम में ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रसिया, चाइना और पाकिस्तान का जो ट्राइंगल बन रहा है उसको
रेक्टेंगल बनाने की बात चल रही है, मतलब एक साइड में रसिया, एक साइड में पाकिस्तान, एक साइड में चाइना, तीनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर ये भी चला गया ईरान भी, तो ये ट्राइंगल से रेक्टेंगल बन जाएगा। और आप लोग जानते ही हैं फिर प्रॉब्लम क्या होगी, और ज्यादा एरिया हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि सारे लगभग पड़ोस में ही आ जाते हैं हमारे, तो वो भी सोचने वाली बात हो जाती है। तो पड़ोसियों के साथ में रिलेशन अच्छे बनाकर रखने पड़ेंगे, तभी जाके चीजें ढंग से हो पाएगी। और जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं उसके लिए हम $2 बिलियन, ठीक है ना, यहाँ पर लोन भी दे रहे हैं, इनको ऐड दे रहे हैं, ठीक है, इनको अफगानिस्तान को, जिससे कि डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को बताया ये यहाँ पर चलाए जा सके। तो देखिए यही था सब कुछ इसके बारे में बैकग्राउंड। बाकी जो ईरान वाला पोर्शन था वो हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो कल वाला लेक्चर देख लीजिए अगर ईरान के बारे में जानना है। तो दोनों ही एरिया हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला आर्टिकल है, जो ऐप बेस्ड मॉडल होते हैं, आप लोग देखते हैं आज की डेट में ओला हो गया, उबेर हो गया, तो इस तरीके की गाड़ी चलाई जा रही है मार्केट में, जिसको ऐप के बेस पर भी वो ट्रैक किया जा सकता है। तो ये सारी मतलब टेक्नोलॉजी के बेस पर काम चल रहा है। पर लेकिन टेक्नोलॉजी के बेस पर तो काम चल रहा है, वो तो एक साइड हो गई। यहाँ पर जो दूसरी बात डिस्कस की गई है वो क्या है, वो ये है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आती जा रही है फिर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो क्या क्या डिस्कस किया गया है यहाँ पर, तो देखते हैं डिस्कशन यहाँ पर। देखिए बात क्या की गई है, आज है 10 अगस्त, ठीक है ना। तो आज ही के दिन दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। किससे रिलेटेड हियरिंग होने वाली है कि जो यहाँ पर जितने भी ये यूनियन है यहाँ पर रिलेटेड टू द ये ओला या फिर उबेर, इससे रिलेटेड जितने भी ड्राइवर हैं उनकी जो यूनियन है, उन्होंने क्या किया, पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं, जो ड्राइवर हैं, ठीक है, तो ये उबेला बोल ये उबेर हो गया और जो ओला हो गया, उबेला ही बन गया दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर एम्प्लॉय इनके अंदर वर्क करते हैं वो मतलब जो ड्राइवर हैं उनको एम्प्लॉय नहीं मानते हैं। ये एम्प्लॉय देखिए, अगर कोई एम्प्लॉय बन जाता है तो वहां पर एक प्रॉपर वे में उसको हैंडल किया जाता है, मतलब उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर मान लिया जाता है अगर कोई कहीं पर जाकर एम्प्लॉय हो जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल आप लोगों को समझना हो तो आप लोग समझ सकते हैं, नॉर्मली टीचिंग की ड्यूटी ले लीजिए। जैसे टीचर बन गया है मान लीजिए कोई, तो टीचर बनने के बाद में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट उसमें टीचर बन गए आप लोग, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को प्रॉपर सैलरी मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, टाइम पर आप लोगों को इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। तो सारी फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल होती है। या फिर आप लोग आर्मी में जाते हैं तो वहां पर कैंटीन की फैसिलिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, ऊपर से छुट्टी होती है, जितनी भी होती है आप लोगों को गिनी चुनी जो दी जाती है यहाँ पर फोर्सेज को। तो हर एक एरिया में, किसी भी एरिया में चले जाएं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है, तो वहां पर सब कुछ हैंडल होता है प्रॉपर वे में। पर लेकिन आज की डेट में ये क्या बोल रहे हैं, मतलब जो ये उबेर और ओला वाले क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम एम्प्लॉयर नहीं, मतलब हम जो यहां पर काम देते हैं इनको, तो बोल क्या रहे हैं कि हम यहां पर एम्प्लॉयर नहीं है, मतलब हम यहां पर काम प्रोवाइड कराने वाले नहीं है, हम यहां पर एम्प्लॉयर नहीं है कि हमारे अंदर आकर वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय, ना तो हम एम्प्लॉयर हैं और ना ही ये एम्प्लॉय हैं, हम जस्ट ओनली इनको वर्क प्रोवाइड करा रहे हैं। वर्क इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टाइप की चीजें हो गई, ठीक है ना, अनऑर्गेनाइज टाइप की चीजें हो गई। तो यहां पर जो यूनियन वाले हैं वो इसीलिए हाईकोर्ट में गए हैं कि देखिए प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल करना चाहिए। और ऊपर से हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अभी कुछ दिनों बाद जो बात चल रही है कि ड्राइवर लेस कार आने की बात चल रही है, तो ऊपर से और माइंड में टेंशन आने लगती है लोगों की, यार ये क्या होने जा रहा है अभी आने वाले टाइम में। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि यहां पे सारी चीजें इनके साथ में ऐसी होती है जिस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में होती है, मतलब इनको अपने कंट्रोल में रखा जाता है, सुपरविजन में रखा जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहती है, वर्क की और बेनिफिट भी इनको कुछ नहीं होता है। तो जिस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर का अगर एग्जांपल आप लोगों को दिया जाए, इनफॉर्मल सेक्टर भी कई तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। एक तो आप लोग यही बोल सकते हैं जितनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे वर्कर को रखती है और फिर निकाल देती है, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा मान लीजिए रेडी लगाने वाले होते हैं, या फिर आप लोग देख सकते हैं सब्जी बेचने वाले होते हैं, सड़कों पर बैठे रहते हैं, तो इस तरीके से भी इनफॉर्मल सेक्टर इसको बोला जा सकता है, जिसके हाथ में कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। आज मान लीजिए आज तो मान लीजिए उन्होंने सामान बेचना है अपना, तो हो सकता है आज उनका काम हो जाए, कल को न हो उनका, कल को कोई खरीदे ना, तो कोई भी एक फिक्स नहीं है कि आज ये होना है और कल को ये नहीं होना है। तो इस तरीके से ही कुछ ऐसा चल रहा है। इनका जो वर्कर इनमें काम करते हैं, जो ये उबेर और ओला वाली जो कार टैक्सी वाली इंडस्ट्री है, इनमें वर्क करते हैं, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि टेक्नोलॉजी के बेस पे, वरना सारे जो टेक बेस्ड सेक्टर होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, सब कुछ वहां प्रॉपर चीज में होता है। तो देखिए बोला जा रहा है कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन आने वाला है दिल्ली हाईकोर्ट का, तो उससे कहीं ना कहीं नए प्रेसिडेंट सेट होंगे, नया एक फ्रेमवर्क निकल के आएगा कि किस तरीके से इस एरिया को हैंडल किया जाए। क्योंकि हमारे यहां पर ह्यूज पॉपुलेशन है, पर लेकिन कंडीशन क्या है, वो अनस्किल्ड पॉपुलेशन है, एक स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है जिसको प्रॉपर वे में वर्क दिया जा सके एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो अनस्किल्ड पॉपुलेशन है। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से अपना फ्रेमवर्क तैयार करके दिल्ली हाईकोर्ट सामने लेके आता है, जिससे कि हमारी अनस्किल्ड जो पॉपुलेशन है उसको भी एक फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिल सके अच्छे से। तो कहीं ना कहीं ये एक बैकग्राउंड सेट करने वाली बात आ जाती है।
तो जिस तरीके से जॉब दी जाती है तो जॉब के साथ में कई सारी बातें आती है, प्रोटेक्शन ऑफ द सैलरी मिलना चाहिए, ड्राइवर मैनेज कर सके कहाँ स्पेंड करना है, कितना सेव करना है, और जो डेब्ट उन्होंने ले रखा है उसको भी रिजोल्व कर सके। इसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी अगर साइन किया जा रहा है तो वो कम से कम एक तरीके से सेफगार्ड हो, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया जाए, उनको ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब रख लिया और तब मन किया तब निकाल दिया। तो इस तरीके से जो अनटाइमली अगर किसी को डिसमिस कर दिया जाता है तो उससे रोका जा सके और वो फ्यूचर के लिए भी कुछ चीजें सेव कर सके। तो इस तरीके से क्या फ्रेमवर्क निकाल के लाता है दिल्ली हाई कोर्ट। और सबसे बड़ी बात आती है सिक्योरिटी की, कि किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसे एरिया हैं जहां पर नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और वहां पर वर्कर की सिक्योरिटी के बारे में सवाल उठाता है। तो यहाँ पे भी सवाल उठाया गया है कि किस तरीके से हम उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे और किस तरीके से हम रेगुलेट करेंगे जो ये एल्गोरिदम है, किस तरीके से हम ऐसी एल्गोरिदम सेट करेंगे। एल्गोरिदम का मतलब होता है देखिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना, जो प्रोग्राम चलते हैं कंप्यूटर में उसकी एल्गोरिदम तैयार की जाती है और फिर उसको रन किया जाता है। उसके बाद में देखा जाता है कि ये वर्क कर रहा है कंप्यूटर पे प्रोग्राम या नहीं कर रहा है, तो उस तरीके से प्रोग्राम लिखना एल्गोरिदम बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है किस तरीके से एल्गोरिदम निकाल के लाते हैं इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हम बात तो करते हैं स्मार्ट सिटी की, डिजिटल इंडिया की। तो अब देखते हैं कि कितना डिजिटलाइज वर्क ये वर्क करने वाला है और किस तरीके से इन सब चीजों को हैंडल करके चलते हैं हम लोग। ओके, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल ये है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस वाले आर्टिकल में क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है आज की डेट में, जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट कम्युनिटी है, उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आर्टिकल लिखने वाले इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करते हुए वो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आजकल के टाइम में मार्च करना या फिर एक तरीके से प्रोटेस्ट करना ये कहीं ना कहीं आदत सी बन गई है। ठीक है, तो साइंटिस्ट को पीछे रहे, उन्होंने भी किया कि हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो भी पीछे रहने तो वो भी पीछे नहीं रहना चाह रहे थे, वो भी आगे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हुआ था वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे ये मूवमेंट चला, तो ग्लोबल लेवल पे ये मूवमेंट चला, इस तरीके का मार्च चला। तो ग्लोबल लेवल पे कहां पे चला, इसी साल में अप्रैल में चला। पर लेकिन इंडिया में जो हुआ ये वेडनेसडे में हुआ। ठीक है, तो इंडिया में इसका वर्जन निकल के आया और इंडिया में हुआ ये वेडनेसडे में। तो ये कहां पे हुआ, बेंगलोर में हुआ, इंडिया में जो इसका वर्जन आया। पर लेकिन ये इसको कंप्लीटली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे बताऊंगा। अभी देखिए जो मार्च करने वाली कम्युनिटी है वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि देखिए जिस तरीके से साइंस है इंडिया में वो एक तरीके से डेंजर में है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे फोकस किया जाता है कई सारी अलग अलग चीजों पे जो कि अनसाइंटिफिक है और देखिए रिलीजियस से रिलेटेड है। इस तरीके की चीजों पे हम लोग फोकस देके ज्यादा चलते हैं। यहां इन्होंने एग्जाम्पल लेते हुए भी बताया, क्या बताया वो, कि यहां पर देखिए दे रखा है विच हंटिंग, ऑनर किलिंग और इस तरीके से मॉब लिंचिंग जो होती है, इन पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है आज की डेट में सोसाइटी पे। ये तो आप लोग जानते ही हैं सारा। एक बार विच हंटिंग देख लीजिए, यहां पर इस तरीके से होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये मानते हैं कि किसी औरत के सर पर वो आ गया है, कि एक तरीके से भूत आ गए हैं और कहीं ना कहीं उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। तो इस तरीके की चीजें जो है हमारे जो रिलीजियस के बेस पे हैं, ये काफी सारी चीजें हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो जो साइंटिफिक टेम्पर है सोसाइटी का, एक तरीके से एक साइंटिफिक जो थिंकिंग है, एनालिटिकल और जो रीजनेबल थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पा रही है हमारी सोसाइटी की। तो ये बोल रहे हैं हम प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं, मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं अपने प्रोटेस्ट को, कि प्रोटेस्ट हम इसीलिए कर रहे हैं कि इन सब चीजों को हैंडल किया जाए। और इसको हैंडल करने के लिए उन्होंने 4 सजेशन भी दिए हैं। वो सजेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला इन्होंने बोला है कि एलोकेशन कर दो, पर काफी अच्छा खासा परसेंटेज एलोकेशन करना चाहिए इनको। लगभग 10% इन्होंने बोला है जीडीपी का साइंस और एजुकेशन को देना चाहिए। ठीक है, 10%, समझ रहे हो, 10% ओनली किसको, साइंस एंड एजुकेशन के लिए। इसके साथ में इन्होंने क्या बोला है कि जो भी सोसाइटी में हो रहा है, जो अनसाइंटिफिक चीजें हो रही हैं, इस तरीके के जो रिलीजियस से रिलेटेड इंटॉलरेंस हो रहा है सोसाइटी में, उनको रोका जाए। ठीक है, और एजुकेशन पे ज्यादा फोकस दिया जाए, ओनली एजुकेशन पे फोकस दिया जाए। दूसरा इनका ये सजेशन है। और जो भी आइडिया आप लोग सपोर्ट करते हैं सोसाइटी में, उसका एक साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस बोल दिया हाँ ये मेरा परसेप्शन है और मैंने उसको सामने ला के रख दिया। और पॉलिसीज वगैरह इनेक्ट करने की बात की गई है, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ये 4 बातें बोल दी, इन 4 बातों को इन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट को अलग अलग से। और यहां पर बोला है कि 10%, आप लोग समझ रहे हैं, यहां पर 10% नॉर्मली हम दे नहीं पा रहे हैं, 2 से 3% भी ये 10% की बात कर रहे हैं जीडीपी का दे दो कि एजुकेशन को ले जाके। तो ये बात बोल रहे हैं कि इतना देना पॉसिबल नहीं है। अभी हेल्थ को रो देखो तो हेल्थ को लेकर 2.5% तक हम लोग लेके आए हैं, और 10% ये बोल रहे हैं कहां से लेके आएंगे इतनी मनी। तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके की बातें यहां पर बोली गई हैं। और फिर दूसरा इन्होंने बोला है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस तरीके की चीजें, हमारे यहाँ पर एक हेटेरोजेनियस सोसाइटी है यार, हमारे जहां पर इतनी सारे रिलीजन है, तो किस तरीके से इनके ऊपर बैन इंपोज किया जा सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। फ्रीडम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 19 के तहत हर एक एरिया में फ्रीडम, खासकर जब भी कोई बात निकल के आती है जरा जरा सी बातों पे तो प्रोटेस्ट होने लगता है। आप लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके की चीजें लेके आओ। यहाँ पर हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो इतनी सारी रिलीजियस प्रैक्टिस है, आप लोग बोल रहे हैं कि उनको बैन कर दिया जाए, कैसे ये पॉसिबल है।
पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं तो पॉलिसीज भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। ये वाला पॉइंट आप लोग थोड़ा ढंग का बोल सकते हैं। तो जो राइटर है वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखिए ये एक तरीके से उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इन्होंने ये 4 जो दिए हैं, 4 उपदेश इनको बोल रहे हैं कि 4 उपदेश इन्होंने सामने रख दिए जो कि अनसाइंटिफिक है अपने आप में ही, ये समझ नहीं पा रहे हैं, बस अपने उसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने उपदेश लिख दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। उसके लिए इनको ना तो ये पता है कि रिसोर्सेज कहां से लाना है, या ना इनको ये पता है कि हमारी सोसाइटी किस तरीके की है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है। मतलब सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस अपने उपदेश इन्होंने सामने लाकर रख दिए। तो ये बोल रहे हैं कि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से सजेशन दे रहे हैं, दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो ये यहां सामने निकल के आ रहा है ये राइटर का व्यू। तो राइटर इसको बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं। आप लोग अपना व्यू दीजिए यहां पर, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं कि किस तरीके से इसको चीजों को हैंडल करके चलना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में हो रही है, आप लोगों को भी पता है, पर लेकिन एक प्रॉपर वे में एक प्रैक्टिकल व्यू क्या निकल के आना चाहिए। अगर आप लोगों से व्यू पूछा जाए कि प्रैक्टिकल व्यू क्या निकल के आना चाहिए, एजुकेशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, या फिर जो आज की डेट में मॉब लिंचिंग और ये इस तरीके की विच हंटिंग वगैरह जो चीजें चल रही है सोसाइटी में, किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। देखिए अपने व्यूज दिया करें, थोड़ा अपना व्यूज डेवलप करने की कोशिश कीजिए। पढ़ना एक अलग चीज, आप लोग लेक्चर सुन लेते हैं और फिर साइड में हो जाते हैं, वो आप लोगों को याद नहीं रहेगा। लेक्चर सुनने के बाद में थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे कि आखिर ये हो सोसाइटी में हो क्या रहा है। कल को आप किसी भी पोस्ट पे चले जाते हैं, भले आप कांस्टेबल की पोस्ट पे हो या फिर डीएम की पोस्ट पे हो, किसी भी पोस्ट पे आप लोग हो, अगर आपके अंदर थोड़ा दिमाग रहेगा, रीजनेबल थिंकिंग रहेगी, सोचने की दिमाग तो होता ही है आप सबके पास में, पर उसको यूज करने का आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। रीजनेबल थिंकिंग में उसको लगा पाएंगे आप लोग। कोई भी घटना आपके सामने हो रही है तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, तो वो सारा आप लोगों की सोच जो डेवलप होगी वो आप लोगों की न्यूज़पेपर से ही होती है। तो अगर कोई इंस्टेंट सोसाइटी में हो रहा है तो सोचिए कि अगर मैं वहां पे होता, अगर मुझे हैंडल करना पड़ जाता तो मैं उसको किस तरीके से हैंडल करता या करती, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सोचना चाहिए थोड़ा। ये वाला आर्टिकल है, ट्रेड रूट खोल दिया गया है। कहां पर खोल दिया गया ये ट्रेड रूट, आप लोग देखिए, ये हो गया यहाँ पर पहले इसको देखिए, ये हो गया यहाँ पर इंडिया, ये वाला पोर्शन की बात करूंगा मैं यहाँ पर। ये हो गया यहाँ पर हमारे वाला एरिया, और ये वाला हो गया यहाँ पर जो पाकिस्तान के द्वारा हमारा एरिया कंट्रोल किया गया है। तो अब इस एरिया को मैं आप लोगों को जूम करके थोड़ा दिखाऊंगा यहाँ पर। ये वाला हो गया, जूम करके आ गया यहाँ पे। तो अभी ट्रेड का रूट खोल दिया गया है इसी वीक में, उरी के बीच में और फिर मुजफ्फराबाद के बीच में। तो इस वाले ट्रेड रूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए जो महबूबा मुफ्ती जी हैं वो है चीफ मिनिस्टर कहाँ की, जम्मू और कश्मीर की। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं ट्रेड को ढंग से बढ़ा के चलूंगी और ट्रेड को मेंटेन रखूंगी। ये वाली लाइन हो गई लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेड ले जाने की बात की जा रही है, ठीक है। अपने ही एरिया में बात चल रही है, वैसे पाकिस्तान में नहीं पहुंच रहे हैं हम लोग, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही आ जाता है ये। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको थोड़ा डिटेल में, ये वाला एरिया हो गया यहाँ पर। तो ट्रेड की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ट्रेड का ये रूट खोल दिया गया है। तो बोल रहे हैं कि जो राइटर लिखने वाले हैं इसके ऊपर सजेशन दे रहे हैं कि ट्रेड का रूट तो आप लोगों ने खोल दिया है, और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती जी ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे, वो अपनी जगह सही है, उन्होंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट भी कर दिया है। पर लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बातें ये बोल रहे हैं कि ये ट्रेड का रूट तो आपने खोल दिया, पर लेकिन इसको मेंटेन कैसे रखना है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा अगर पाकिस्तान से देखा जाए, इंडिया में जो होती है स्मगलिंग होती है नारकोटिक्स की, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी, मतलब करेंसी की भी, और कई सारी अलग अलग जो नेगेटिव चीजें हैं वो बॉर्डर के थ्रू ही इंडिया में आती है। इलीगल ट्रेड बोलते हैं उसको, कहीं भी वो मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड पूछा जाए तो नॉर्मल ट्रेड बहुत कम है, और जो इलीगल ट्रेड है वो बहुत ज्यादा है, जिसका पता नहीं रहता है, जो कहीं काउंट नहीं होता है, तो वो वाला ट्रेड बहुत ज्यादा है। तो उसको आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये बोला गया कि सबसे पहले आप लोगों को दोनों ही साइड से उन चीजों को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। जो इलीगल ट्रेड होता है, इस तरीके का किसी भी तरीके की स्मगलिंग अगर होती है तो उस पर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। पहली बात तो ये बोली गई है। दूसरा क्या बोला है कि स्टेट तो अपना काम कर ही कर रहा है, सेंटर को भी मिलकर उसके साथ में काम करना चाहिए, जिससे कि ये ट्रेड प्रैक्टिस है दो एक प्रॉपर वे में इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ट्रेड प्रैक्टिस को ढंग से इंप्लीमेंट करना है, जिससे कि इसको देखभाल भी किया जाए, मतलब एक मॉनिटरिंग भी की जा सके इसकी। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से वहां पर चल रहा है, इधर से उधर कुछ भी आता जाता रहा है, ठीक है। तो इस पर फोकस देकर चलना पड़ेगा। तीसरी बात ये बोली गई कि जिस तरीके से ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसको आप लोग पहले देखो कौन कौन ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, और उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करो, मतलब प्रॉपर वे में उनके आप लोगों को पहचान होना चाहिए कि ट्रेड कर कौन रहा है। जिस तरीके से हम लोग देते नहीं है, सब्सिडी देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। आधार कार्ड से लिंक कर देते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सब्सिडी देनी चाहिए, किसको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। तो कुछ इसी तरीके की बात ये कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप लोगों को ट्रेड आगे बढ़ाना है तो तीसरे नंबर पर ये बोल रहे हैं कि उसको ढंग से करो, फॉर्मल सेक्टर बनाओ, उसको एक तरीके से फॉर्मलाइज करो। उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी कम्युनिटी है जो यहाँ पर ट्रेड कर रही है, किस किस एरिया में ये ट्रेड कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ से वहां तक जा रहा है प्रॉपर वे में, मतलब स्मगलिंग न हो। तो उसको भी आप लोग फॉर्मलाइज करो और प्रॉपर वे में उसको इंप्लीमेंट करो। ऐसा नहीं है कि हवा में काम चल रहा है, ठीक है। तो तब आप लोगों को अगर ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे तब चीजें आगे बढ़ पाएंगी।
फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, आप लोग एरिया को जानती हैं कि एरिया कैसा है, क्या कंडीशन यहां पर रहती है, एलओसी को उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फोर्थ एरिया में यही बोला है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी और जहां पर सिक्योरिटी फोर्स है उनके बीच में तालमेल होना चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी अपने मुहार चल रही है और सिक्योरिटी फोर्स भी उनको एक तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है। तो तीसरी बात ये बोली है, तो इस पर भी हम लोगों को सपोर्ट करके चलना चाहिए, तब जाके जो ये आप लोग ट्रेड रूट खोलने की बात कर रहे हैं उरी के बीच में और मुजफ्फराबाद के बीच में, तब जाके ये इसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो यहाँ से वहां पर ट्रांसफर की जाती हैं और हम लोगों के बीच में ट्रेड रहता है, वहां से इधर भी आती है कई सारी चीजें। तो ट्रेड बनाए रखना एक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनती है पीपल से पीपल के बीच में, और ट्रेड अगर किसी कंट्री के साथ में हमारा कनेक्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट कनेक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में वही बात चलती है कि इनके साथ में ट्रेड रखना ही रखना है, वरना कई सारी डायमेंशन में हमको नुकसान होने वाला है। तो ये भी कई बार दलील दी जाती है कि हमको ट्रेड अच्छे से लेकर चलना है इन वाले एरिया में। ओके, तो ये भी हम लोगों को फोकस रखना है यहाँ पर। तो एक ये बात हो गई। तो ये चार सजेशन इन्होंने दिए हैं जिन पे फोकस रख के चले तो आने वाले टाइम में आप लोग इसको ट्रेड को आगे पहुंचा सकते हैं, और सेंटर और स्टेट भी आपस में मिलकर काम करें। ऐसा ही नहीं है कि स्टेट अपने हिसाब से सोचता रहे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर वुलर लेक आप लोग देख सकते हैं। तो वुलर लेक कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में वुलर लेक। इसको भी आप लोग कई बार पूछा जाता है, तो चीजें याद रखा कीजिए, भूला मत कीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको मैप दिखा के सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ये नीचे वाला आर्टिकल है, वैसे तो कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं इसमें, पर आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड यहाँ पर देता हूँ, जिससे कि एक ट्राइबल कम्युनिटी का जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल जो फोकस देता है वो देता है झारखंड पर। ठीक है ना, यहाँ पर ट्राइबल पाई जाती है संथाली। तो संथाल जो ट्राइबल है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो एक बुक के बारे में भी जिक्र किया गया है, बुक लिखी गई है किसके द्वारा, एच शेखर जी के द्वारा लिखी गई है, और बुक का नाम है आदिवासी विल नॉट डांस। तो ये बुक लिखी गई है, इसके हवाले आप लोगों को जिक्र याद रखना है। तो संथाली कम्युनिटी का जिक्र किया गया है। तो ये ट्राइबल पीपल हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं झारखंड में। ठीक है, तो उनकी गरिमा को बचाए रखने के लिए उनका हनन होता है, आप लोग जानते हैं, कई बार हम वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ वही जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया में कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। आप लोगों को अपने स्टेट के बारे में इतना पता होना चाहिए। तो अपने स्टेट की ट्राइबल कम्युनिटी अगर पाई जाती है, कई सारी एरिया ऐसे हैं जहां पर नहीं पाई जाती है, पर अगर आपके स्टेट में पाई जाती है तो आप लोगों को लिखना है। और जिनके स्टेट में नहीं पाई जाती है उनको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि सबसे जो लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया में वो कौन सी कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा किस एरिया में, मतलब कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को आंसर देना है। और जिसके एरिया में, जिसके स्टेट में पाई जाती है, उनको अपने स्टेट की ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में लिखना है नीचे। तो हर एक अपने बारे में लिखिए, इससे आप लोगों को पता चलेगा अपने अपने स्टेट में क्या क्या डाइवर्सिटी आपके स्टेट में। तो काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा यहाँ पर। नीचे वाला आर्टिकल वेनेजुएला से रिलेटेड है। 3 अगस्त को भी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था, फिर से आर्टिकल आ गया है, एक बार देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा रिवीजन फिर से हो जाएगा आप लोगों का। वेनेजुएला के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। यहाँ पर मैं आप लोगों को अफगानिस्तान की करेंसी बताना भूल गया था। तो अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। ठीक है ना, तो ये अफगानी है और काबुल यहाँ पर कैपिटल है। अब हम देखते हैं वेनेजुएला की, मैं आप लोगों को कई बार बता ही चुका हूँ, वेनेजुएलन बोलीवर है यहाँ पर, ये इसकी करेंसी है। तो यहाँ पर जिक्र क्या किया जा रहा है, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में बातें की जा रही है यहाँ पर। देखिए वेनेजुएला में मैक्सिमम जो कंट्री है वो डिपेंड रहती है ऑयल के ऊपर, मैंने आप लोगों को बताया था, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। और 1/4 जो जीडीपी है वो यहाँ पे ऑयल से आती है। ठीक है, एक ह्यूज पार्ट जीडीपी का यहाँ से ऑयल से आता है। और आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं, कुछ टाइम पहले जो 130 तक लगभग उसके पर बैरल उसका प्राइस हुआ करता था ऑयल का, पर लेकिन क्रूड ऑयल का, पर लेकिन आज की डेट में 2014 में घट के 30 तक भी आ गया था, 30-40 तक। तो आप लोग समझ सकते हैं इनकी जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा। तो उस टाइम से लेके आज की डेट में भी देखा जाए तो ये लगभग 50-60 के बीच में चल रहा है, तो काफी अच्छा नहीं है, लगभग 50% डाउन हो चुका है। तो उस ड्यूरेशन में इनके यहाँ पर इन्फ्लेशन आ गया। तो इन्फ्लेशन लगभग 750 हो गया, जो कि हम लोग देखते हैं 2 से और 4 के बीच में, 6 के बीच में हम लोग कंट्रोल करते हैं, वो इनके यहाँ पर 750 है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन यहाँ पर हो गई होगी, चीजें कितनी महंगी हो गई होंगी और चीजों को खरीदना लोगों के लिए कितना मुश्किल हो गया होगा। तो ये बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। पर लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो भी इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाए, और वो भी कई सारे प्रोटेस्ट हुआ, एक ह्यूज प्रोटेस्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और आगे आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि लगभग जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को 750 ये 2000 से 2500 तक इन्फ्लेशन पहुंचने वाला है, ये आईएमएफ के द्वारा फोरकास्ट किया गया है। तो इतना भी इन्फ्लेशन यहां पर पहुंच सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं अगर ये हो गया तो कहीं ना कहीं जो कंट्री है, कंट्री का नामो निशान मिटने वाला है, इस तरीके से चीजें चलती रही तो बहुत ज्यादा वहां पर वैसी जनता इतनी सड़कों पर है, फिर तो एक दूसरे का गला काटने लगेंगे वहां पर। इसके अलावा 10 बिलियन ओनली यहाँ पर आज की डेट में रिजर्व बचा हुआ है इनके यहाँ पर। अच्छा, इंडिया का बताइए, इंडिया में कितना रिजर्व है फॉरेन करेंसी का, जो डॉलर का रिजर्व है वो ओनली यहाँ पर 10 बिलियन बचा हुआ है। इंडिया का रिजर्व बताइए कितना है यहाँ पर, 10 बिलियन यहाँ पर रिजल्ट बचा हुआ है। और लगभग 50 से 55 ये है ऑलरेडी लोन ले चुके हैं। ठीक है, बिलियन लोन ले चुके हैं अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए, पर लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। तो देखते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से निकलेगा, आने वाले टाइम में क्या होता है। वैसे काफी प्रोटेस्ट यहाँ पर चल ही रहा है, वो हमने अभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार आर्टिकल को डिस्कस कर चुका हूँ यार।
तो वही सारी चीज़ें हैं, फिर से घुमा फिरा के। तो आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने फिर से इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को देख ही सकते हैं कंट्री कौन कौन सी टच कर रही है। यहाँ पर कोलंबिया हो गया, ये गुयाना हो गया, यहाँ पर ब्राज़ील हो गया, कैरेबियन सी है ऊपर, यहाँ पर कैपिटल कार्कस है वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों ने कल एक सिटी का नाम जमाइका, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था हुसैन बोल्ट जी से रिलेटेड जो सिटी थे। देखते रहा कीजिए, देखिए आप लोगों को थोड़ा आइडिया होता रहेगा। यहाँ पर ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके नहीं जाती यहाँ पे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से होके जाती है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अगर आप लोग देखें, वहाँ से तीनों चीज़ें होके जाती हैं, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी। ऐसा कॉन्टिनेंट ओनली अफ्रीका है वर्ल्ड में, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का बैकग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। बात की जा रही है क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में 75th एनिवर्सरी है इसकी। इसी के बाद पे जिक्र किया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी अपने विचार देते हैं कि क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला है कि पॉवर्टी को हटाना चाहिए, इलिटरेसी को हटाना चाहिए। तो इस तरीके की जो हमारी सोसाइटी में जो गलत चीजें हैं उन सबको हमको हटाना चाहिए। कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि हम लोगों को सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिबरल वैल्यू जो है उनको मेंटेन रखना चाहिए। देखिए ये तो इनके अपने अपने व्यूज हो गए जो इन्होंने बोला है, और एक स्पेशल सिटिंग बताने की बोली है पार्लियामेंट की इसके लिए, ठीक है, 75th एनिवर्सरी जो हो रही है क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट में ये वही मूवमेंट है, आप लोग जान सकते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जो कि गांधी जी ने एक श्लोक दिया था। कमेंट बॉक्स में लिखिए, है तो नहीं यहाँ पर कहीं पे, देख लेता हूं मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर ये दे रखा है, हो गया ना काम चलिए कोई नहीं। गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था यहाँ पर, डू और डाई। अच्छा ये तो चलो हो गया, दूसरा बताइए आप लोग। सुभाष चंद्र बोस जी का स्लोगन बताइए जो कि काफी फेमस हुआ है, ठीक है, उनके द्वारा दिया गया स्लोगन बताइए। गांधी जी का तो आप लोगों का हो गया डू और डाई वाला। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताना चाहूंगा। देखिए हिस्ट्री में क्या चलता है यहाँ पर। क्रिप्स मिशन आया मार्च अप्रैल 1942 में। तो क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन ने कई सारी मतलब बातें लेकर आया। उन्होंने बोला कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, मतलब जो वर्ल्ड वार उस टाइम पे चल रहा था तो हम लोग आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, काइंड ऑफ चीजें, कई सारी चीजें डिस्कस की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में भी मतलब ऐसी ऐसी बातें निकल के आई थी कि डोमिनियन स्टेटस देंगे आफ्टर द वर्ल्ड वार। इसके बाद में बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कर सके, एक ऐसी असेंबली बनाएंगे जो कि एक इलेक्टेड होगी, और कई सारे ऐसे ऐसे लुभावनी बातें बोली गई थी। तो गांधी जी ने इसके लिए वर्ड यूज किया था, और ये फेमस स्टेटमेंट है, कई बार आ जाती है। गांधी जी ने इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना। तो पोस्ट डेटेड चेक बोला था कि मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, आज की डेट में आप लोग जो हम चाहते हैं वो प्रोवाइड कराएं, वरना कल को तो आप नाट जाएंगे, कल को तो आप मुकर जाएंगे जरा सी देर में, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें गांधी जी ने बोली उस टाइम पर। तो जब वो फेल हो गया उसके बाद में फिर ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो वहां से वो फेल हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बात की गई, गांधी जी ने बोला डू और डाई। तो जो डू और डाई का कॉन्सेप्ट था ये ऐसा नहीं था कि मतलब चीजें की मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं बोला गया था, इसको आगे चल के एक्सप्लेन भी किया गया कई बार, मतलब इनडायरेक्ट वे में कई सारे हिस्टोरियन इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देते हैं, पर लेकिन सीधा सीधा मतलब यही था कि डू और डाई, मतलब कुछ करो अब, ठीक है ना, अब लोग आप लोगों को कुछ करना चाहिए। तो ये बात बोली गई कि डू और डाई के लिए देखिए एक कई सारे कॉन्सेप्ट इससे निकल के आते हैं। आप लोग हिस्ट्री में आप लोगों ने कई बार इसके बारे में पढ़ा भी होगा, वैसे कई सारी बुकें अच्छी अच्छी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी हिस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ पर एक बात आप लोगों को कई बार क्वेश्चन निकल के आता है कि कुछ किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने से, सपोर्ट करने से मना कर दिया। और राजगोपालाचारी ने भी इसमें सपोर्ट नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि काफी अच्छे लीडर थे। ये वही राजगोपालाचारी हैं जो कि लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी थे, जो कि 1948 से 1950 तक रहे। इससे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल क्या वॉइसराय बोला जाता था उस टाइम पे इनको, तो ये भी लास्ट वाले वॉइसराय थे, लेकिन इनको गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बोला गया था, ठीक है। इनसे पहले कौन थे और उनका टाइम पीरियड क्या था, आपको उनके बारे में बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसरो के द्वारा नया सैटेलाइट बनाने की बात चल रही है, जिसको बोला जा रहा है कि काफी अच्छा पूरे अर्थ को, फुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसको बोला जा रहा है, और हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी के बेस पर ये काम करेगा। ये होता क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी होती है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है ये आज की डेट में, अगर इसको देखा जाए तो ये यूज किया जाएगा इसको आइडेंटिफिकेशन करने में, मिनरल्स किस एरिया में पाए जाते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन किस एरिया में पाई जाती है। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं उनको डिस्कवर करने में काफी हेल्प प्रोवाइड कराने वाला है, और आने वाले टाइम में इंडिया को एक नई एज आप लोग बोल सकते हैं इसमें मिलेगी। इसमें नई टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, कंप्लीटली डेवलप की गई है, जो कि इसरो के द्वारा अभी तो ये इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इसका ओनली। आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा, किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा और कब इसको लॉन्च किया जाएगा, वो सारी बातें आगे आर्टिकल आएंगे फिर से डिस्कस करेंगे। अभी बस आप लोगों को ये इसका नाम याद रखना है, ये है जो नाम यहाँ पर दिया गया है, इसके नाम के बेस पर ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर पूछी जा सकती है आपसे। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है ना, HYSIS, हाइसिस।
तो जो भी है ये आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बस इतना याद रखना है, बाकी तो न्यूज़ में आएगा ही आगे। सबसे अच्छी न्यूज़पेपर की बात यही होती है, देखिए कोई भी आप लोग न्यूज़ अगर मतलब इंपॉर्टेंट रहती है वो रिपीटेडली आती रहती है, तो न्यूज़पेपर इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे से फॉलो करके चलना चाहिए। डेटा पॉइंट का जिक्र किया गया है यहाँ पर। रिवेन्यू तो है हमारी कंट्री में आज के डेट में कंपनियों के पास में, पर लेकिन उतना जॉब ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो रिवेन्यू की बात की जा रही है जो कि बढ़ता जा रहा है, पर लेकिन जॉब ग्रोथ अगर देखने को मिले तो जॉब ग्रोथ घटता ही घटता जा रहा है। तो ये बात बोली गई है, टोटल इंप्लॉयमेंट है वो घटता जा रहा है। तो आप लोग ये पॉइंट कहीं पर अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, ये एनालिसिस का पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। रिवेन्यू बढ़ रहा है, पर लेकिन एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर देखा जाए, मतलब सर्विस सेक्टर की बात की जा रही है, वैसे तो कई सारे एरिया में आप लोग बोल सकते हैं आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, तो किस तरीके से रिवेन्यू बढ़ रहा है, पर लेकिन इंप्लॉयमेंट जनरेशन नहीं बढ़ रहा है, वो घटता ही जा रहा है अगर आप लोग देखें तो आज की डेट में। ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। एनसीईआरटी की बुक अब तक ऑनलाइन नहीं मिलती थी, पर आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी तो ऑनलाइन मिलती है, हार्ड कॉपी आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उपेंद्र खोसवाहा, इन्होंने जिक्र किया है इसके बारे में। और जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं www.ncrt, ये वेबसाइट है यहाँ पे ncrtbooks.ncrt.gov.in, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी तो ये नॉर्मल जो स्कूल है उनके लिए खोली जाएगी, आने वाले टाइम में इंडिविजुअल के लिए भी खोल दी जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो आगे आने वाला जो सेशन होगा 2018-19 का, उसमें ऑर्डर उसमें स्टार्ट किया जाएगा ऑर्डर प्लेस करना। तो काफ़ी अच्छा देखिए ये मुहिम है एक तरीके से किताबों को लोकल एरिया तक भी पहुँचाने के लिए, जहाँ पर मिलती नहीं है। एनसीईआरटी की बुक बहुत जगह नहीं मिल पाती है, तो सबको अब मिल पाएंगी। ये दोनों का आप लोग जानते हैं, इधर ट्रंप है और दूसरी साइड में ये हो गए नॉर्थ कोरिया के लीडर, काफ़ी फेमस लीडर हैं, नाम भी लेना नहीं चाहूँगा मैं इनका, मतलब हद कर रखी है दोनों ने मिलके। अभी देखिए ये अपने ताव में है, ये अपने ताव में है, ये बोल रहे हैं कि हम आपके ऊपर हम लड़ाई करेंगे, आपके ऊपर बम फेंकेंगे। उन्होंने बोला कि तुम शेर तो हम सवा शेर, तो वही बातें चल रही है। काफ़ी दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा डाल दिया था कि आप लोगों का मूड फ्रेश हो जाए, वैसे तो ये लगे हुए रहते ही हैं। तो ट्रंप ने भी थ्रेट कर दिया है उसको, और वो बोल रहे हैं कि तुम थ्रेट क्या कर रहे हो, हम भी आपसे कम नहीं है, आ जाओ मैदान जंग में, हम आपके सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिए बात की जा रही है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की बात की जा रही है। एक साइड में यूएसए हो गया, दूसरी साइड में नॉर्थ कोरिया, ओके। तो इस पोर्शन की बात की जा रही है यहाँ पर। जो बात की जा रही है यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की जा रही है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप डायरेक्ट जाकर गवर्नमेंट को पे करते हो, जिस तरीके से इनकम टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास जाता है, आप खुद जाकर उसको पे नहीं करते हो। जीएसटी आज की डेट में सब्ज्यूम कर रहा है सारे इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसमें इंक्रीज पाया गया है 19.1% का। काफी अच्छा इंक्रीज है, अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों में बात जाती है, तो 1.90 लाख करोड़ की बात की जा रही है, जो कि इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर। तो अच्छी बात है, आ जाएगी। फिर सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम है उसको भी इंप्लीमेंट आराम से किया जाएगा, अगर इस तरीके से चली जा रही हैं चीजें। तो ये वाला पेज 18 पर न्यूज है। यहाँ पर 12 इंडियन और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ने मिलकर 5 गांव ऐसे बना दिए हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट है एनर्जी डेवलप करने में लिए, मतलब सोलर सिस्टम का वहां पर पैनल इंप्लीमेंट किया गया है। इंडिया का रिवीजन कर लीजिए, काफी बार पहले बता चुका हूं, भूल गए होंगे आप लोग। इंडिया का टारगेट क्या है सोलर में, सोलर पैनल में, मतलब कितना टारगेट है सोलर एनर्जी को जनरेशन करने का, और टारगेट कितने तक का है, उसको अचीव करने की बात कब तक की गई है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं, विंड एनर्जी के बारे में भी लिख लीजिएगा, और दूसरी जो एनर्जी है उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं, विंड एनर्जी, या फिर मतलब टोटल लिखिएगा एक, मतलब जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उनके बारे में लिखिएगा। तो टारगेट कितना है उसको अचीव करने का, और कितना कितना पोर्शन है, आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाएगा। कल फिर जब आंसर दूंगा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसको। मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, देखिए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इंप्लीमेंट किया गया। वहाँ पे राइस को 3 रुपये पर किलोग्राम के लिए, वीट को 2, और मिलेट्स जो होता है उनको 1 रुपये पर किलोग्राम में रखा गया था। वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने पूछा था, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एप्पल की कंपनी है, एप्पल कंपनी है यूएसए की। टॉप 3 कंट्री के अगर बारे में पूछा जाए जो रिसीव करती है, जहाँ से इंडिया रिसीव करती है रिमिटेंस, तो यूएई, यूएसए एंड सऊदी अरेबिया। जो रिमिटेंस कंट्री जहां इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा रिमिटेंस कहां से इंडिया रिसीव करती है, मतलब नहीं, टॉप 3 कंट्री जो रिमिटेंस रिसीव कर रही है, तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया और फिलीपींस हो गया। देखिए टॉप 3 कंट्री जहां से इंडिया रिसीव कर रही है, ठीक है, वो तो ये हो गया। टॉप 3 कंट्री जो रिसीव कर रही है वो ये हो गई। टॉप 3 कंट्री जहां से रिमिटेंस बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया यूएसए, सऊदी अरेबिया और रशिया, जहां पे सबसे ज्यादा रिमिटेंस बाहर जा रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आने के बाद में चीजें दूसरों को भी शेयर कर दिया करते हैं, सोसाइटी में और का भी फायदा हो जाए। पेड़ और पानी को सेव कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए। पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।